सही समय कैसे आया चिराग पासवान से अब मैं इस बारे में जानना चाहूंगी। बीजेपी के ऊपर आपने कौन सा जादू कर दिया कि 5 सीटों वाले आपके पशुपति पारस चाचा जी उनको बिल्कुल दरकिनार करके और पूरी की पूरी सीटें आपको दे दी गई। कौन सा जादू किया है चिराग पासवान ने बीजेपी पर? मुझे लगता है मेहनत का कभी कोई पर्याय नहीं हो सकता, और जो व्यक्ति मेहनत कर कर अपने आप को निखारता है, संघर्ष कर कर अपने आप को निखारता है, और जो आपने परिचय में भी, इंट्रोडक्शन में भी आपने बोला कि एक नए चिराग से, हकीकत है 2020 से पहले वाला चिराग बहुत अलग चिराग था। वो एक बेटा चिराग पासवान था, पर इन संघर्ष ने मुझे निखार कर मेरे अंदर नेतृत्व की वो क्षमता दी। इन 2.5-3 सालों में जो संघर्ष मेरा रहा, जिन कठिन परिस्थितियों से मैं, मेरे पार्टी का हर एक कार्यकर्ता जूझते हुए, बिना थके, बिना हार माने, बिना लड़खड़ाए, बिना घबराए, सिर्फ हम लोग लड़ते रहे, बिना इस लालच के कि हमें क्या मिलने वाला। किसी को नहीं पता था कि जिस राह पर हम लोग चल रहे हैं उस राह के अंत में है क्या, उस क्या मोड़ पे क्या मिलेगा हम लोग को, किसी को नहीं पता था। बट हाँ, सुखद पड़ाव तक हम लोग पहुंचे, इस बात की खुशी जरूर। लेकिन अंदर की बात आपको बतानी पड़ेगी बिहार के दर्शकों को कि आखिर क्या बातचीत हुई बीजेपी से, जिसके बाद चिराग पासवान को बिल्कुल हाथों हाथ ले लिया भारतीय जनता पार्टी ने और पशुपति पारस जैसे नेता को साइडलाइन कर दिया गया। देखिए, मैं एज अ यंग पॉलिटिशियन ना, मैं बहुत सीखता हूँ। बचपन से मेरी आदत रही है, मैं लोगों को ऑब्जर्व करता हूँ, उनसे अच्छी चीजें सीखने का प्रयास करता हूँ। अटल जी कितनी खूबसूरती से, अच्छे से बोलते थे, वो शब्दों को अपने अंदर लाने का मैं प्रयास करता हूँ। बात घुमा रहे हैं आप, जो सवाल मैंने पूछा था, बात घुमा रहे हैं आप। नहीं, मैं उसी का एग्जाम्पल देते हुए मैं आपको समझा रहा हूँ कि मैंने भाजपा से भी, एक छोटा दल होने के नाते मैं ये सीखता हूँ जो रिसर्च ये लोग करते हैं। और आज मुझे भाजपा को कुछ बताने की जरूरत नहीं थी। इनका रिसर्च, इनके डेटा, इनके स्टैट्स, इनका फीडबैक इतना स्ट्रांग है कि किसी को जाकर कोई इनको बता नहीं सकता और कोई इनको बहला नहीं सकता। आप धमकी भी तो दे रहे थे कि आपका जो गठबंधन है वो बिहार की जनता के साथ है, तो जब चिराग पासवान इस तरह का बयान देंगे तो उसके मतलब मायने तो निकाले जाएंगे। नहीं चित्रा जी, ये धमकी नहीं थी, और ये 15-20 दिन पहले की बात है। ये धमकी नहीं थी, ये मेरा वो लगाव मेरी बिहार की जनता के साथ है। और मैं ऑनेस्टली स्पीकिंग, भले ही मुझे कहा जाता है कि मैं प्रेशर पॉलिटिक्स करता हूं, मैं कतई मैंने प्रेशर पॉलिटिक्स नहीं की। 2020 में भी ये बयान क्यों दिया फिर? मेरे अंदर ना क्लैरिटी ऑफ थॉट्स इतनी है चित्रा जी, अपनी चीजों को लेकर, अपनी सोच को लेकर मैं इतना क्लियर हूं। 2020 में मुझे पता था कि मुझे अकेले चुनाव लड़ना है। कोई गठबंधन, लोग बोलते हैं इसको ऑफर मिल रहा है, ऑफर मिल रहा है, मैं ईमानदारी से बोलूं, कोई मुझे ऑफर देता ही नहीं है, डर के मारे, क्योंकि उनको पता है कि पीएम को छोड़ के कहीं नहीं जाने वाला, ये उनके साथ रहेगा। बीच में माहौल तो पूरा बना दिया था आपने कि महागठबंधन से बड़े ऑफर मिले जा रहे हैं चिराग पासवान को, एनडीए वाले डर रहे हैं, इस तरह का माहौल बनाया था आपके नेताओं ने मिलकर। मैंने चित्रा जी कतई कोई माहौल नहीं बनाया था। अगर आप देखेंगी, मैं खामोश हो गया था। मैंने 12-15 दिन मैं मीडिया के सामने मैं आया ही नहीं था। आप आर्काइव्स निकाल के देख लें, 12-15 दिन मैं मीडिया के सामने था ही नहीं, मैंने कोई एक बयान नहीं दिया। तो मैंने कभी, अच्छा मुझे जरूरत भी नहीं थी, क्योंकि गठबंधन में जिस तरीके से बातचीत चल रही थी, तो मुझे इन सारी बातों की किस तरीके से बातचीत चल रही थी? अच्छा सुनिए, जिस दिन का आप जिक्र कर रही हैं वैशाली, उससे पहले मेरी एक मुलाकात, एक राउंड की मुलाकात मेरी जेपी नड्डा जी से हो चुकी थी। और उस मुलाकात में भी अगर आप देखें जो तस्वीरें थी, बहुत खुश था मैं। ये तो प्यारी प्यारी बातें हो गई ना। मैं अंदर की बात जानना चाहती हूँ कि बीजेपी ने आपको क्यों चुना पशुपति पारस की बजाय? वो भी तब जब वो मंत्री थे, इतने दिग्गज मंत्री कैबिनेट में। मैं ये जानना चाहती हूँ। हाउ डू आई आंसर दिस कि बीजेपी ने मुझे क्यों चुना? मैं सिर्फ अपना काम करता रहा, मैं मेहनत करता रहा, और मुझे लगता है कि भाजपा के शीर्ष नेतृत्व को वो मेहनत दिखी, वो प्रयास दिखे, वो संघर्ष दिखे, और लोगों का वो समर्थन मेरे संघर्ष को मिलता हुआ दिखा।